Hello guys, welcome back to my YouTube video. In this video, I'm going to share some tips and tricks related to the reading module of IELTS examination. So guys, IELTS के एग्जामिनेशन की रीडिंग को क्रैक करने के लिए हमें जनरली बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी परफेक्शन आएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बात गलत है, बट इसके साथ कुछ एडिशन करना चाहती हूँ। प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। मतलब कि प्रैक्टिस तो करोगे, पर किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, किस चीज की प्रैक्टिस करोगे आप। उसके रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको शेयर करूंगी इस वीडियो में। देखिए, जो पैराग्राफ है उसका नेम है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ठीक है जी, नेम है ग्रेट फायर ऑफ लंदन। अगर कोई ऐसा भी पैराग्राफ है जिसकी हेडिंग से आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, तो डोंट वरी। अगर हेडिंग नहीं भी समझ आ रही ना पैराग्राफ की, टाइटल नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हमें वहाँ पर टाइटल नहीं समझाना है, हमें तो बस एक निचोड़ निकालना है हर एक पैसेज का। वो उस निचोड़ के बेसिस पर हम अपनी हेडिंग को फाइंड करेंगे। ठीक है जी। देखिए, जो हमारा पैराग्राफ है उसका नेम है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। अब देखिए इसमें कितने पैराग्राफ्स है, ABCDEFG। यहाँ पर टोटल 7 पैराग्राफ्स है। ठीक है जी, इस वाले पैसेज में टोटल 7 पैराग्राफ्स हैं। अब देखिए लिस्ट ऑफ हेडिंग, ओ माय गॉड, लिस्ट ऑफ हेडिंग तो हमें 7 है, पैराग्राफ 7 और लिस्ट ऑफ हेडिंग 10। इसका मतलब समझे थे या कि कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ गड़बड़ पता क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 10 हेडिंग्स दी है, जिनमें से हमें जस्ट और ओनली एंड ओनली सिर्फ 7 ही सिलेक्ट करनी है। और वो करेक्ट कौन सी 7 होगी वो हम टिप्स एंड ट्रिक्स से करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टॉप। कोई भी बच्चा सबसे पहले ये एक्सरसाइज जब भी स्टार्ट करेगा ये क्वेश्चन ही पढ़ेगा। मीन्स कि ये नहीं पढ़ोगे आप, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग है ना, जो ये नहीं पढ़ने, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं पढ़ने, कभी भी नहीं पढ़ने एट एनी कॉस्ट। बस पैराग्राफ ए में चले जाइए, लाइक चले गए। अब हम क्या करेंगे, कोई भी बच्चा लिस्ट ऑफ हेडिंग के क्वेश्चंस नहीं पढ़ेगा पहले, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप पता क्या करोगे, आप वो लिस्ट ऑफ हेडिंग से पैराग्राफ मैच करने लग जाओगे, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ से लिस्ट ऑफ हेडिंग मैच करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये ट्रिक और टिप फॉलो करोगे तो क्या होगा, तो आपका जो आंसर है वो एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी दोनों का मिक्सचर होगा। यू नो व्हाट, एफिशिएंसी प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू क्रैकिंग आइल्स एग्जाम। सबसे पहले हम पैराग्राफ की हेडिंग पढ़ते हैं, जो कि है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। अगर नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, फिलहाल हमें समझ आ रही है फायर और लंदन, लंदन में कुछ आग सी लगी है, इतना तो सभी समझ लोगे ना। फायर मीन्स आग, लंदन तो लंदन ही है। देखिए पैराग्राफ ए, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन स्वेप्ट थ्रू लंदन इन सितंबर 1666, devastating many buildings including 13,200 houses and 87 parish churches। तो वो क्या बोल रही है कि लंदन में 1666 में एक आग लगी जिससे 13,200 बिल्डिंग तबाह हो गई, जल गई। ठीक है जी। और 87 चर्च जो है वो भी जल गई, बर्न होगी। और मैं आपको बात बता रही हूँ, जब आपको पैराग्राफ पढ़ते टाइम, लाइक रीडिंग के पोर्शन में बोल रही हूँ, कोई चीज़ कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है या जिसकी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आप कर पा रहे, वहाँ अटक मत जाना। प्रोनाउंसिएशन से तो रीडिंग के इस मॉड्यूल का कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए सॉल्व कर रहे हो, अपने लिए समझ रहे हो, ताकि आप आंसर निकाल सको। मैं भी यहाँ पर कोई
प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान नहीं दूंगी, फ्लो में आपको बस समझ आनी चाहिए चीज़। प्रोनाउंसिएशन की कोई बात नहीं है, यू डोंट need to concentrate in pronunciation while you are solving your reading module. Okay, so वो बोल रहे हैं कि the Royal Exchange, the Guildhall and St. Folds, all built during the Middle Age, were also all totally destroyed. Although the very वो बोल रहे हैं कि जो रॉयल एक्सचेंज है, ठीक है जी, और जो भी ये गिल्ड हॉल है और जो सेंट फोल्ड्स की ये वाली चीज़ें भी क्या हो गई, उस आग में जल गई, तबाह हो गई। ऑल्दो द वेरीफाइड डेथ toll was only 6 people, it is unknown how many people died in the Great Fire of London because many more died through indirect causes. कहते हैं हमें तो यही पता लगा है कि इस आग के कारण 6 लोगों की मौत हुई है, लोग तो और भी मरे हैं, पर हमें एग्जैक्टली वो उनके कुछ अलग इनडायरेक्ट कॉजेज है, मीन्स हमें डायरेक्टली नहीं पता लग पा रहा कि वो डायरेक्ट इस आग के कारण ही उनकी डेथ हुई है। The financial losses caused by the fire were estimated to be about 10 million at a time when London's annual income was only 12,000. Many people were financially ruined होता बर्बाद, and debtors prisons होती है जेल, became overcrowded. तो वो क्या बोल रही है, देखो उन्होंने कितना नंबर्स देकर जोर डाला है। उन्होंने बोला है कि इस आग के कारण जो लंदन था, ठीक है ना, उनको 10 मिलियन पाउंड का लॉस हुआ। मतलब कि फाइनेंशियल लॉस में बता रहे हो कि इस आग के कारण लंदन में 10 मिलियन पाउंड का लॉस हुआ, जबकि उनकी जो एनुअल इनकम थी वो ओनली 12,000 पाउंड थी। मतलब कि हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे इस आग के कारण लंदन में फाइनेंशियली क्या हो गया, लॉस हो गया। और वहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे उनकी आर्थिक मीन्स की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत डाउन हो गई, वो फाइनेंशियल बर्बाद हो गए, उनके पास इतना पैसा नहीं बचा कि वो अपने डेट लाइक कि वो अपने पेमेंट कर सके, जो भी उनके पेमेंट्स थी उनको पेमेंट कर सके, उनके पास इतना पैसा नहीं बचा था। ठीक है जी, अब देखिए, अब हम जाएंगे अब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग में। एक निचोड़ सा मिल गया कि लंदन में क्या हुआ, आग लगी जिसके कारण इतनी इतनी बिल्डिंग जल गई, इतने लोगों की मौत हो गई, और इससे 10 बिलियन पॉन्ड्स का, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि वो मिलियन है कि बिलियन है, तो इसलिए तो वो 10 बिलियन जो भी है कि उनका लॉस हो गया, और 12,000 जो उनकी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पे क्या थी, एनुअल इनकम थी 12,000 पॉन्ड। सो देखिए अब हम क्या करेंगे, सही आंसर को नहीं फाइंड करना, गलत आंसर्स को रास्ते में से हटाना है। कैसे, देखो वर्नेबल बिल्डिंग, क्या आपको वर्नेबल होते लाइक कि किसी की वीक पोजीशन नहीं होती, लाइक वीक सी कमजोर सी बिल्डिंग, अनप्रोटेक्टेड सी बिल्डिंग उसे बोलती है, बेकार सी कंडीशन। क्या आपको ऐसे पता है कि बिल्डिंग की ऐसी कंडीशन थी, ऐसी बिल्डिंग थी, वैसी थी, नहीं बताया, तो जो आपका ये आंसर है ये भी क्या हो जाएगा, काट दो इसको, ये नहीं आएगा। द इफेक्ट ऑफ ट्रेड, क्या आपको इस पैसेज में ट्रेड के बारे में बात की गई है कि इससे ट्रेड में ये इम्पैक्ट पड़ा, नहीं, तो इसको भी काट दो। ओके, हाउ इट स्टार्टेड में आग कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में बताया है, नहीं जी, तो इसको भी काटो। द पॉजिटिव फ्रॉम एशिस, कुछ आपको एशिस पॉजिटिव या कुछ भी पॉजिटिव होता, कुछ अच्छा कुछ ऐसे बताया कि आग से ये चीज़ अच्छी होगी, या कुछ भी नहीं बताया, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं हुई। फूड शॉर्टेज की तो दूर दूर तक इन्होंने कोई बात ही नहीं की, हम तो यहाँ सोचेंगे ही नहीं। ये ना थोड़ा सा कट गया है, लास्ट वर्ड फायर है, यहाँ पर ना फायर वर्ड है। तो बोला है कि द मूवमेंट ऑफ द फायर, बताया है आग यहाँ से लगी, इधर को गई, वहाँ को गई, नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। द इफेक्ट ऑफ स्मोक का कोई इफेक्ट बताया आपको, नहीं बताया, तो ये भी नहीं आएगा। द एक्सटिंग्विशिंग होता है बच्चा बुझाना, क्या आपको पता है कि आग को कैसे बुझाया गया, तो इसको भी काटो, ये भी नहीं आएगा। ओके, द कॉस्ट लग तो रहा है कि उन्होंने कुछ बताया तो था, वो 10 बिलियन मिलियन वाला, वो 12,000,
एनुअल इनकम वाला कुछ बताया तो था हमें, तो कोस्ट पे थोड़ा सा रुक जाते हैं। दी न्यू लंदन, न्यू लंदन के बारे में कुछ बताया है कि जो न्यू लंदन बना, कुछ रिकंस्ट्रक्ट या कुछ भी, न्यू लंदन कोई बना, कुछ भी नहीं बताया। तो इसका मतलब समझे, ओनली एंड ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दी कोस्ट। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, दी कोस्ट। सो ए जो दी कोस्ट है वो हेडिंग है ए पैराग्राफ की। नाउ लेट्स मूव टू दी, सो पैराग्राफ बी, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन स्टार्टेड ऑन संडे 2nd September 1666 in a bakery shop in Pudding Lane belonging to Thomas फेरिनोर। तो वो बोल रहे हैं कि जो ये आग थी, ये कब से स्टार्ट हो, कहते हैं ये आग थी जो वो स्टार्ट हुई थी हमारी 1666 में, यानी कि संडे को सितंबर में 1660 में ये आग क्या हुई थी, लंदन में लगी थी। और ये कहाँ से लगी थी, कहते ये एक बेकरी से लगी थी, ठीक है ना। जो बेकरी किसकी थी, उसके ओनर का नेम दिया हुआ है, थॉमस फेरिनोर की ये बेकरी थी। ऑल्दो ही क्लेम टू हैव एक्सटिंग्विश्ड द फायर 3 hours later at 1 AM, हिज हाउस वॉज ए ब्लिजिंग इन्फोर्नो। तो वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने आग लगी थी, वो कह रहा है कि मेरी बेकरी में आग लगी थी और मैंने बुझा दी थी, ठीक है ना। और उसके 3 घंटे बाद, यानी कि जब वो कह रहा है कि मैंने आग बुझाई, उसके 3 घंटे बाद, मतलब कि रात को 1 बजे क्या हुआ, उसके घर से आग की लिपेटें निकल रही थी। इट इज़ नॉट सर्टन how the fire actually began, but it is likely that it may have been caused by a spark from Farinor's oven falling onto a pile of fuel nearby। तो वो कह रहे हैं कि ये तो नहीं एग्जैक्टली नहीं पता लग पाया कि ये आग कहाँ से निकली थी, बस इतना ही पता लग पाया है कि जो ना जो वो उसकी बेकरी थी, ठीक है ना, वहाँ की उसकी पुडिंग में से कोई चिंगारा निकला, स्पार्क मीन्स की कोई चिंगारा निकला, और वो कोई ऑयल की वहाँ पे पाइल पड़ी थी, उस पर जाकर गिर गया, जिससे ये आग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। In 1979, archaeologists escaped the remains of a burnt out shop on Pudding Lane that was very close to the bakery where the fire started. In the cellar, they found the charred remnants of 20 barrels of pinch burns। pinch होता लाइक वो हो सकता है कि कोई ऑयल के वहाँ पर जार पड़े हो, वेरी इजिली एंड वुड हैव हेल्प टू स्प्रेड दी फायर। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो आग थी, पहले बोला है कि बेकरी में कोई चिंगारा सा निकला, पहले वो बोल रहा है कि हाँ मेरी बेकरी में लगी थी पर मैंने बुझा दी थी, फिर कहते कोई चिंगारा निकला और वो कोई ऑयल की पाइल पे गिर गया चिंगारा, जिससे आग क्या हो गई, भड़क गई। और फिर बोल रहे हैं कि जो आर्कोलॉजिस्ट वो स्टडी करते, इंसिडेंट हो गया ना, वो स्टडी करते बाद में ये क्या हुआ कैसे हुआ। तो जो पुरानी चीज़ों को वो स्टडी करते हैं, तो उन्होंने देखो कितने 1666 में आग लगी थी, 1979 में आर्कोलॉजिस्ट ने ये स्टडी की कि ये क्यों हुआ है, कि वहाँ पे क्या हो गया था कि वो सेलर में आग लगी, लाइक कोई पिंच में चिंगारा आ गया, लाइक वो वहाँ पे बताया हुआ है, सिंपल सी बात है कि कैसे कैसे आग लगी, है ना। तो यही बताया हुआ है। लेट्स मूव टू द हेडिंग्स। ओके, सबसे पहले ये कचरा साफ़ किया जाए थोड़ा सा। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कचरा साफ़ कर लेती है, ठीक है जी। सो लेट्स, हाँ जी, तो देखिए वर्नेबल बिल्डिंग, ये लग रहा है कुछ बिल्डिंग के बारे में बताया नहीं जी, काटो इसको यहाँ से। और मैं बताऊँ आपकी जोन सी हेडिंग हो गई, लाइक दी कोस्ट आपकी हो आ गई है, अब ये दोबारा से नहीं आएगी, अब इसको तो टोटली काट दो, ये नहीं दोबारा से आएगी बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुकी है। ये बिल्डिंग के बारे में हमने कुछ नहीं बताया इन्होंने। द इफेक्ट ऑन ट्रेड के बारे में बताया है नहीं। हाउ इट स्टार्टेड, आग कैसे शुरू हुई, इसके बारे में तो बताया है। बेकरी में लगी, आर्कोलॉजिस्ट ने पता किया कहाँ पे लगी, पिच में जाकर लगी, जो भी उन्होंने बताया है कि, तो राइट आंसर तो हमें क्या लग रहा है, लग नहीं रहा, यही है हाउ इट स्टार्टेड। सो
बी जो पैराग्राफ है उसकी हेडिंग होगी हाउ इट स्टडी। देखिए ना, वो पैराग्राफ खुद ही बता रहा है कि बेकरी में लगी, आर्कोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कैसे लगी, पिच में लगी, कोई पाइल पड़ा था वहां से भड़की, कोई स्पार्क निकला, वो खुद ही बता रहे हैं, है ना। सो हाउ इट स्टार्टिंग जो हमारी हेडिंग है वो भी क्या हो गई, कट गई, क्योंकि वो आ गई है। अब जो बाकी हेडिंग बची है उनमें से छांटेंगे। सो लेट्स गो टू द पैराग्राफ सी। द फायर स्प्रेड क्विकली डाउन पुडिंग लेन एंड कैरिड ऑन डाउन फिश हिल एंड टुवर्ड्स द थैम। तो वो बोल रहे कि जो फायर थी वो क्या हो गई, फैल गई, यहाँ से डाउन हुई, लाइक पुडिंग में डाउन हुई, फिर वो फिश हिल की तरफ चले गई, फिर वो थैम्स की, मतलब वो बता रहा है कि इधर को गई फिर इधर को गई। द फायर कंटिन्यू टू स्प्रेड रैपिडली, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। हेल्प्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग विंड फ्रॉम द ईस्ट, आगे बढ़ रही थी और उसकी हेल्प पता स्पोर्ट कौन सी चीज़ कर रही थी, विंड। विंड होती है लाइक तेज हवा, लाइक हल्की फुल्की हवा को तो एयर बोलते हैं, बहुत तेज तूफान सा नहीं होता, बहुत तेज की हवा होती है। तो वो हेल्प कर रही थी आग को आगे मूव करने में, क्योंकि वो जिस तरफ आग जा रही थी उस तरफ की विंड की, तो वो फ्लो हो रही थी आग विंड के साथ। सो व्हेन इट रीच द थैम्स इट hit warehouses that were stocked with combustible products such as oil and rope। अब देखो, आग के साथ जाती जाती वो उस वेयर हाउस में, उस गोडाउन में बढ़ गई जहाँ पर ऑयल, तेल और रोप पड़े थे, ठीक है ना, ऑयल एंड रोप पड़े थे। Fortunately, the fire couldn't spread south of the river because a previous blaze in 1633 had already wrecked a section of London Bridge. As the fire was spreading so quickly, most Londoners concentrated on escaping rather than fighting the fire। तो कहते आग बढ़ती गई और जो वहाँ के लोग थे वो आग को बुझाने में नहीं लगे, वो अपनी जान बचा के भागने में लगे, मीन्स कि वो भागने लग गए, उन्होंने आग से फाइट नहीं की। तो सिंपली बता रहे आग इधर को गई उधर को गई, देख लेते हो शायद कोई मिल जाए। वर्नरेबल बिल्डिंग, कुछ बताया बिल्डिंग के बारे में? नहीं जी, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। लेट मी टू चेंज सो कोई इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। और द इफेक्ट ऑफ फायर, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई कि फायर का क्या इफेक्ट था, नहीं हुआ। ओके, द पॉजिटिव फ्रॉम द एशेस, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। द इफेक्ट ऑफ फायर ऑन ट्रेड के बारे में कोई बात नहीं, पॉजिटिव एशेस के बारे में कोई बात नहीं। शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज के बारे में कोई बात नहीं की गई है इस पैराग्राफ में। द मूवमेंट ऑफ फायर, हाँ इसके बारे में लग रहा है कि इसके बारे में फायर की थी ना उन्होंने, ये फायर है वर्ड जो थोड़ा सा रेस हो गया ना। द मूवमेंट ऑफ फायर, द मूवमेंट ऑफ फायर के बारे में तो उन्होंने बात की थी ना कि आग इधर को गई उधर को गई, तो ये तो आएगा ही। तो यही हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। सो इस ऑप्शन को भी हम काट देते हैं बिकॉज ये आ गई है सी का आंसर, तो सी का आंसर यही होगा। अब नेक्स्ट जाते हैं पैराग्राफ डी में। इन द 17th century people were not as aware of the danger of the fire as they are today। कहते 17वीं सदी मतलब कि 17th सेंचुरी में जो लोग थे वो जो आग के बारे में इतने अवेयर नहीं थे जितने आज है। बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ टिम्बर कवर्ड इन पिंच एंड टाइटली पैक्ड। कहते उस वक्त जो बिल्डिंग थी वो किससे कवर्ड थी, पिंच से कवर्ड थी और टाइटली पैक थी। द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग मेंट फ्लेम्स कुड इजीली स्प्रेड ओवर फ्रॉम बिल्डिंग। कहते जो डिज़ाइन था बिल्डिंग का वो ऐसा था कि अगर एक बिल्डिंग में आग लग जाए तो वो दूसरी बिल्डिंग में बहुत ईजिली, मीन्स कि वो दूसरी बिल्डिंग में बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाएगी। मीन्स कि जो हमारी बिल्डिंग थी उसका जो था स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा होगा ना, लाइक एक बिल्डिंग यहाँ पर, फिर एक बिल्डिंग साथ में, फिर एक बिल्डिंग साथ में, कि अगर इस बिल्डिंग में आग लगती है ना तो वो इस पे भी स्प्रेड हो जाएगी, आगे में आगे चलती जाएगी, कुछ ऐसा था स्ट्रक्चर, डिज़ाइन थी बिल्डिंग।
Following a long dry summer, the city was suffering a drought. Water was scarce and the wooden houses had dried out, making them easier to burn. तो वो सिंपली बता रहे हैं कि उस वक्त क्या है, जो हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरह का था कि अगर एक बिल्डिंग को आग लगती है वो बड़ी इजीली दूसरी बिल्डिंग पे स्प्रेड हो जाएगी, दूसरी तीसरी, तो ऐसे आगे आगे बढ़ जाएगी। और वो कह रहे हैं जिस टाइम पर ये आग लगी उस वक्त क्या था, ड्रोन में कि सूखा पड़ा हुआ था, जो घर थे, जो वुडन, सब कुछ बड़े ड्राई हो चुके थे, पानी की शॉर्टेज थी, और जो उस वक्त घर भी थे ना वो वुडन के थे। सो देखिए ना, ये होता ना कि मौके पे चौका हो गया, आग लग गई, ठीक है, सूखा मौसम था, पानी भी नहीं था, और जो घर थे वो लकड़ी के थे, जो बिल्कुल ही सूखे पड़े हुए थे, लाइक एक छोटी सी चिंगारी भूम भाम भूम हो जाएगा। तो एक तरह वो घर के बारे में बता रहे कि ऐसे थे वैसे थे। तो लेट्स मूव की कौन सी होगी इसकी, वर्नरेबल बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग के बारे में आपको कुछ बताया है इसमें? हाँ, बिल्डिंग के बारे में बताया है। अच्छा, अगर और चेक करनी और चेक भी कर सकते हैं हम, लाइक द इफेक्ट ऑफ ट्रेड। ये लग रहा है कि ये होगी हेडिंग, ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ा का, ये कुछ बताया नहीं बताया। ए पॉजिटिव फ्रॉम द एशेज के बारे में नहीं, कुछ फूड की कमी आ गई इसके बारे में नहीं, कुछ, हाँ जी, द इफेक्ट ऑफ स्मोक के बारे में नहीं बताया, फायर को बुझाने के बारे में नहीं बताया, न्यू लंदन के बारे में नहीं बताया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वर्नरेबल बिल्डिंग, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग के बारे में बताया कि बिल्डिंग इस तरह से डिज़ाइन थी, वुडन की बिल्डिंग थी, इस तरह से डिज़ाइन की, अगर एक बिल्डिंग को लगे वो इस तरह, वो टाइटली पैकेज थी। वहाँ पे बताया हुआ कि टाइटली पैकेज होता है, टाइटली पैकेज, वहाँ पर वर्ड आया था, उसका मतलब कि कुछ इस तरह से थी बिल्डिंग। वेट यार, लाइक एक बिल्डिंग, उसके साथ में एक और, उसके साथ में एक, मतलब कि ऐसे थी, तो वो टाइटली पैकेज थी। सो ए पॉजिटिव सेशन, मतलब कि इनमें से तो कोई भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, दी वर्नरेबल बिल्डिंग। सो इसको हम अभी काट देते हैं क्योंकि ये हमारा डी का आंसर बनेगा। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। ई देखिए, सैमुअल पास ए डियरिस्ट ऑफ द पीरियड एंड क्लर्क ऑफ to the Royal Navy observed the fire and recommended to the king that buildings should be pulled down as it could be the only way to stop the fire। तो ये पर्सन है जो, जिसका नेम है, वो क्या कहता है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको पुल डाउन, उनको क्या करो, ढा दो, ठीक है ना, दबा दो, ताकि क्या हो जाए, ताकि आग क्या हो जाए, रुक जाए। क्योंकि जो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर थी वो थी कुछ इस तरह से, लाइक कुछ इस तरह से थी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर। तो कहते अगर हम इस तरह से थी, ठीक है जी, वो कहते हैं अगर वो आग इनके थ्रू ही आगे आगे बढ़ती जा रही थी, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम बीच में से बिल्डिंग ही हटा दें तो क्या होगा, बीच में खाली स्पेस आ जाएगी और आग को जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आग रुक जाएगी। दी Mayor made the order to pull down buildings, houses using fire hooks, but the fire continued to spread। कहते बहुत सारे मेजर लेकर आए कि हम उन बिल्डिंग को, मीन्स कि वो नीचे दबाया गया या ढाया गया, जो भी किया गया, मीन्स कि एक स्पेस बनाई गई खाली, ताकि वो जो टाइटली पैक घर थे वहाँ पे कुछ स्पेस बन जाए। Then spoke to the admiral of the navy, and they agreed that they should blow up houses in the path of the fire. The hope was that by doing this they would create a space to stop the fire spreading from house to house। जो घर, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे, जो जा रही थी ना, कि बीच में एक स्टॉप लग जाएगा, जब घर ही नहीं होगा, उसको कोई मिलेगी नहीं जिसको आगे पकड़ सके। The navy carried out the request and by the next morning the fire has been successfully stopped। तो इस तरीके से फायर को रोका गया। सिंपल क्या बता रहे हो भाई, कि घर को हटा दो ताकि फायर रुक जाएगी, ऐसे हो गया, फायर रुक गई। क्लिक कर गया होगा मोस्ट ऑफ पीपल के दिमाग में कि इसका आंसर क्या होगा, बहुत लोग समझ गए होंगे। ऑब्वियसली एक्सटिंग्विशिंग द फायर, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, एक्सटिंग्विशिंग द फायर। क्यों, वो आग को बुझाने की बात कर रही है,
कर रहे हैं ना बार बार कि बिल्डिंग को हटा दो, है ना, तो आग रुक जाएगी, फाइनली आग स्टॉप्ड हो गई, मीन्स की रुक गई। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? आग को बुझाने के बारे में बता रहे हैं। तो ये भी हमारा आ गया आंसर हमारी हेडिंग का। कौन सी हेडिंग थी ये? ई का आंसर आ गया, extinguishing the fire. Now F paragraph, London has to be almost totally reconstructed. पहले बात जो हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग है, हमें पूरा पैराग्राफ पढ़कर तभी ही देखना है कि पूरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है, सिर्फ एक या दो लाइन क्या बोल रही है वो नहीं देखना। May people went to the field outside London. They stayed there for many days, sheltering in tent and the shacks, and some peoples were forced to live in this way for months and even years. Throughout 1667, people created rebel and of the burnt area. Much time was spent planning new street layouts and drawing up new buildings regulations. Public buildings were paid for with money from a new called tax, but by the end of the year only 150 new houses had been built. The new regulations were designed to prevent such a disaster happening again. तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्या हो गया, तो लंदन को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, दोबारा से बनाया गया, नई नई बिल्डिंग बनाई गई। तो वो बोल रहा है ना कि मच टाइम वॉज स्पेंड प्लानिंग न्यू स्ट्रीट, कि अब वो कैसे बिल्डिंग बनाए, नई बिल्डिंग क्या बनाए, कितनी कौन कौन सी स्ट्रीट्स बनाए, है ना, ताकि दोबारा से ऐसा इंसिडेंट ना हो सके। पब्लिक बिल्डिंग्स पर पेड की इतनी 150 नई बिल्डिंग बनाई गई। द न्यू रेगुलेशंस वर डिजाइन टू प्रिवेंट सच डिजास्टर, नए नए रेगुलेशंस रूल्स बनाए गए ताकि ऐसा डिजास्टर दोबारा से ना हो पाए। हाउसेस नाउ हैड टू बी फेस्ड इन ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ वुडन, जो घर थे जो पहले लकड़ी के वुडन के बने हुए थे, अब क्या किया गया कि अब वो ब्रिक्स के, ईंटों के बनाए जाएंगे। सम स्ट्रीट्स वर वाइडेंड एंड 2 न्यू स्ट्रीट्स वर, कुछ स्ट्रीट्स को चौड़ा किया गया और कुछ नई स्ट्रीट्स बनाई गई। पेवमेंट्स एंड न्यू सिवर्स वर लेड। द लंडन्स quaysides were improved. Initially, however, only temporary buildings were erected that were ill-equipped, and this enabled the plague, which was common in London at the time, to spread easily. Many people died from, तो वो कहते हैं कि बाद में एक लंदन में प्लेग भी आ गई जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई। तो मेनली जो पूरा पैराग्राफ बोल रहा है, नई बिल्डिंग बनाई गई, नई गलियां बनाई गई, बिल्डिंग ऐसे डिज़ाइन की गई दोबारा से ये डिजास्टर ना हो जाए। पहले वुड की बिल्डिंग थी, अब ब्रिक्स की बनाई गई, ठीक है ना, नए नए प्लांट्स बनाए गए, लंदन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अब मेरे बच्चों को तो इंडिकेशन मिल गया। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको क्लिक कर गया होगा कि जो आंसर है वो क्या है, वो है द न्यू लंदन। न्यू लंदन की वो बात हो रही है, ये देखिए 10th में, लाइक क्या सारा कुछ रेड रेड सा हो रहा है, ये देखिए 10th में है ना, दी न्यू, ओ तेरी, चलो दी न्यू लंदन, दी न्यू लंदन की जो बात हो रही है ना, रिकंस्ट्रक्ट हुआ, ऐसे बना वैसे बना, ये क्या है, ये हमें न्यू लंदन की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। और देख लो और कौन कौन सी बची है, द इफेक्ट ऑफ द स्मोक, ये तो लग ही नहीं रहा। फूड शॉर्टेज भी नहीं लग रहा, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। द पॉजिटिव फ्रॉम द एशेस, ये भी नहीं लग रहा। कोई ट्रेड पे इफेक्ट, ये भी नहीं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ जी। इन 1666 देयर वॉज नो ऑर्गेनाइज्ड फायर ब्रिगेड्स, मतलब कि 1666 तक कोई फायर ब्रिगेड्स नहीं थे। वो होते हैं जो फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं, फायर ब्रिगेड्स होते हैं जो हमारे स्कूल्स, अभी तो कारों में भी, बसेस में भी, सब जगह लगे होते हैं। तो कहते हैं पहले नहीं थे वो। फायर फाइटिंग वॉज वेरी बेसिक विद लिटिल स्किल और नॉलेज इन्वॉल्व। कहते अगर आग लग भी जाती थी, लोगों को नॉलेज नहीं होती थी, ना तो स्किल होती थी उसको कैसे बुझाया जाए। लेदर बकेट्स, एक्सेस and water skirts were used to fight the fire, but they had little effect as a result of the Great Fire of London. Earlier fire brigades were formed by insurance company. तो कहते क्या हुआ, लोगों के आप वही पुराने तरीके से रेतों से, है ना, पानी से, वो क्या बाल्टियों में पानी लेकर जाकर ऐसे आग बुझाते थे ना। उनको कोई तरीका था, ऐसे कितनी आग बुझ जाती, नहीं बुझ सकती थी आग, इतनी ज़्यादा तो फैली हुई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लंदन में जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने मौके पे चौका मार लिया और उन्होंने फायर ब्रिगेड्स बना दिए। Building insurance was very profitable and many more insurance companies were set up establishing their own fire brigades. These brigades were
sent to insured properties if a fire occurred to minimize damage and cost. Fire marks were used to identify and advertise different insurance companies. तो कहते क्या किया गया, जो इंश्योरेंस कंपनी थी उन्होंने फायर ब्रिगेड्स बना दिए और क्या कर दिया, अपना इंश्योरेंस का बिजनेस चला दिया. Different insurance companies, they were replaced on the outside of an insured building, and bridges would use them to determine whether a building was insured by them. If a building was on fire, several brigades would attend. If they did not see their specific framework attached to the building, they would leave the proper to burn. तो वो क्या कह रहे, जो फायर कंपनी थी वो क्या करने लगे, अब घरों की वो इंश्योरेंस करने लग गई थी और घर के बाहर वो कुछ रिमार्क से मतलब कि फिट कर देती थी, मतलब कि जिस घर की इंश्योरेंस हुई उसके घर के बाहर कोई रिमार्क फिट हो जाता था कि इस ये घर इंश्योर हुआ है हमारी कंपनी से, इसकी इंश्योरेंस हुई पड़ी है हमारी कंपनी से. बट तो जब भी कोई आग लगती थी तो क्या करती थी, कंपनी अपने सारे ब्रिगेड्स वगैरह पूरी टीम लेकर वहाँ आग वाली जगह पर पहुँच जाती थी. बट अगर वो देखती थी कि वहाँ पर उस कंपनी का मार्क लगा हुआ है कि हाँ इसकी इंश्योरेंस हुई है, तो वो आग बुझाने में लग जाती. नहीं तो वो क्या बोलती थी, जलती रह तू, मैं तो चली क्योंकि तेरी इंश्योरेंस नहीं हुई पड़ी, मतलब कि तो नहीं वो बुझाते थे अगर वो इंश्योर्ड नहीं होती थी. सम ओल्ड फायर मार्क्स कैन स्टिल सीन, कि अभी भी कुछ ऐसे जो फायर मार्क्स उस टाइम पे यूज़ हुए थे अभी भी लंदन में है. ऑल्सो फायर मतलब कि वो मार्क्स अभी भी कुछ बिल्डिंग्स पे है. ऑल्सो फायर फाइटर्स वोर ब्राइट colored uniform to distinguish themselves from rival insurance brigades. Although this was a step in the right direction, firefighters received little training and the equipped use. तो वो कह रहे हैं कि जो फायर आग बुझाने वाले थे वो भी अपने राइवल से, जो उसकी और कॉम्पिटिटर कंपनी थी इंश्योरेंस की, उनसे अपने आप को अलग दिखाते थे. हम इसकी कुछ ऐसी ड्रेस, ब्राइट कलर की ड्रेस पहनते थे ताकि इंडिकेट हो सके कि ये इंश्योरेंस इस कंपनी की है, मीन्स कि ये बिल्डिंग इस कंपनी से इंश्योर हुई है. तो क्या हुआ है, एक तरह एक अच्छी चीज़ हुई है कि एक फायर इंश्योरेंस चीज़ आई, अच्छी चीज़ हुई है कि एक इंश्योरेंस कंपनीज आई है ना, फायर ब्रिगेड्स लॉन्च हो. अगर ऐसा डिज़ास्टर आ जाए तो बहुत डैमेज को बहुत इससे रिड्यूस किया जा सकता है. तो कौन सी लगती है, द इफेक्ट ऑन ट्रेड, ये लगता है नहीं. द ए पॉजिटिव फ्रॉम द एशिज, ये लगता है, यही तो लग रहा है. देखो तो सीधी, पॉजिटिव फ्रॉम द एशिज मतलब कि पॉजिटिव, उससे क्या हुआ, लोगों का बहुत अच्छा होने लग गया. इवन की जो कंपनी थी ना वो भी बहुत प्रॉफिटेबल, उन्होंने भी बहुत प्रॉफिट किया. यहाँ पर कुछ बच्चे ट्रेड में कंफ्यूज हो गए. बच्चे ट्रेड में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं हो रहा, बिजनेस. प्रॉफिटेबल कंपनी ने क्या किया, अपना बिजनेस बनाना स्टार्ट किया, ठीक है ना. इंश्योरेंस कंपनी से बिजनेस बनाना स्टार्ट किया और जो लोग थे उनकी भी एक तरह हेल्प हुई कि डैमेज कम हो सका. फूड की कोई बात नहीं हुई है, द इफेक्ट ऑफ स्मोक की कोई बात नहीं. सो द करेक्ट आंसर की यही होगा, ए पॉजिटिव. गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बिकॉज मैंने आपको हर एक चीज बड़े आराम से समझाई है ताकि आज के बाद कभी भी आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग में प्रॉब्लम ना आए. आई होप कि आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर होगी. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, do subscribe to my channel and write your review in the comment section. Take care.